नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षण परिवार पर। चलिए हम लोग देख रहे हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग सीटेट का प्रैक्टिस सेट करेंगे क्योंकि हम लोग का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। आप लोग का एग्जाम जो शुरू है, आप लोग हमारे अगर प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर देख के जाएंगे तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जितने प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट उसी बेस पे हम लोग लाए हैं। तो आप लोग हमारे साथ दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहले आज एक थॉट है, उसको पढ़ेंगे। तुम सूरज की तरह जल कर तो देखो, तुम मतलब आप लोग सूरज की तरह जल कर तो देखो, तुम्हारे अंदर से निकला प्रकाश स्वतः ही तुम्हारी पहचान चारों ओर बिखेर देगा। मतलब आपका जो प्रकाश है, आप सूर्य की तरह चमकना सीख जाएंगे तो आपका जो मतलब कि काम करने का वो तरीका है, आप मतलब चारों तरफ चर्चा हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप लोग अच्छा काम करेंगे। चलिए मेहनत करें। आज का प्रैक्टिस सेट 9 है हमारा। पहला प्रश्न है, देखते हैं क्या। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। मतलब अगर हम ईवीएस पाठ मतलब ईवीएस के सब्जेक्ट के लिए बच्चों का आकलन करते हैं तो हमको किस चीज से बचना होगा। ऑप्शन है, जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों के प्रयोग करने से, या फिर सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, या फिर आज आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, या फिर आकलन करते समय तकनीकी भाषा का प्रयोग। तकनीकी भाषा आ गया, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको करने से बचना है, ठीक है। आपका जब आकलन करते हैं बच्चों का तो उसमें हम समूह कर सकते हैं उसका, और तत्काल घटना रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत कर सकते हैं, विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यही, इससे बचना होगा हमको। ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। मतलब कि कक्षा 2 में थीम एक यात्रा, मतलब यात्रा एक थीम है आपकी, उसको एकीकृत करके पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। तो मतलब देखते हैं ऑप्शन क्या है। अगर मतलब कोई शिक्षक है अपना एक थीम यात्रा मतलब प्रस्तुत करना पढ़ा रहा है अपने किताब से, मतलब ईवीएस के, तो उसमें वो क्या सुझाव मतलब देगा, बच्चे अच्छे समझेंगे उसको। यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप दिखाकर, मतलब एक श्रव्य दृश्य क्लिप वीडियो दिखाकर यात्रा संबंधित उसको दिखाएगा, या फिर यात्रा पर कविता कह के, या फिर यातायात के साधनों पर एक मॉडल प्रतिमान प्रोजेक्ट मतलब बताकर, या फिर बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव देके। तो इसमें अनुभव की बात सही होगी। क्यों? क्योंकि शिक्षक मतलब जब कहीं घुमा रहेगा उसके बारे में वहाँ का एक मतलब अवलोकन करेगा, बच्चों के सामने अपने अनुभव बताएगा, तो वहाँ बच्चे मतलब उसको एक अच्छी मतलब उनको रोचक लगेगा ना, तो उसको सुनेंगे ध्यान से, उसके मतलब शिक्षक के अनुभव को समझेंगे। तो अगर शिक्षक अपने अनुभव बता रहा है, कहीं घुमा टहरा है, तो बच्चे उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो आपका यही संसाधन मतलब इसका सुझाव देना बढ़िया पड़ेगा। ऑप्शन डी आपका सही है, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव देना शिक्षक को, ठीक। अगला प्रश्न है, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि अगर खेल और पहेलियां अगर ईवीएस में डाली गई हैं तो किस लिए। वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, या फिर वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, या फिर वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने का मतलब समय देते हैं। इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। इसमें क्या सही होगा? इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी कि ये शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देता है। जो पहेलियां होती हैं, बच्चे क्या करते हैं इसमें मतलब अपने दिमाग को चिंतन कल्पनाशील बनाते हैं, जिससे कुछ पैटर्न मतलब खोज लेते हैं उसमें अच्छे से, मतलब उसमें जो पॉइंट है उसको पकड़ लेते हैं। खेल और पहेलियां ईवीएस में इसीलिए डाली जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। मतलब एक आदर्श रूप से प्रस्तुत करना है क्रियाकलाप, ठीक है। तो इसके बाद क्रियाकलाप के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए क्या होना चाहिए? घर पर किए गए क्रियाकलाप, ठीक है। ऑप्शन देते हैं आगे, शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण करना, ठीक है। कक्षा में आपसे विचार विमर्श, फिर है ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बना रहना। नहीं, इसमें देखेंगे आप सी, कक्षा में आपसी विचार विमर्श। अगर कोई क्रियाकलाप होता है तो बच्चे क्या करेंगे, आपसी में विचार विमर्श करके उस मतलब क्रियाकलाप को एक सही संगठित कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ये तो पहले से ही मिल गया है, क्योंकि इसमें हमारे जो पर्यावरण अध्ययन की मतलब एक पाठ्यपुस्तक बनाई गई है प्राइमरी स्तर पे, उसमें विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण शिक्षा के कुछ मतलब प्रमुख मुद्दे एक साथ एकीकृत करके बताया गया है, ठीक है। तो ये तो पहले मिल गया। फिर रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति, केवल एक आ गए तो ये कर जाएगा।
ईवीएस पाठ्य पुस्तक इसके सीखने के लिए एकमात्र आ गया, ये भी कट जाएगा। यह शिक्षण आधारित, मतलब कि ये आपका पहला ही सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है। ठीक है, लकड़ी और गोबर के ईंधन का उपले मतलब इस्तेमाल करती है और चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। ठीक, आगे देखते हैं ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। ठीक, फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, या तो फिर उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था मतलब उसकी हो। इसमें आपका जो सही है, इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, उसको खांसी आ रही है ना। तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है, देखिए काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जम गया है। ठीक है, काला धुआं ही सही है। इसमें काला धुआं होता है मतलब कि जो कार्बन के कण होते हैं, बड़े वाले पार्टिकल, वो मतलब कि श्वसन नली में जम जाते हैं तो तेज खांसी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो पाया जाता है। कैफीन आप लोग पढ़े होंगे, कैफीन किस में पाया जाता है। ऑप्शन है कॉफी में, चाय में, शीतल पेय पदार्थ में, उपरोक्त सभी में। तो इसमें जो कैफीन होता है आपके कॉफी में पाया जाता है। ठीक है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ये आपका ऑप्शन ए सही है। चाय में क्या पाया जाता है, थीन, उत्तेजक पदार्थ थीन है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है, कैफीन कॉफी में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय, मतलब एक नहीं है, बाकी सभी वांछनीय अभ्यास सही है, एक नहीं है, सिवाय उसके देखना है। छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना। ठीक है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, यही मिल गया आपके, मतलब वास्तविक जो अवलोकन के स्थान पर करना है, जो आपके वातावरण का अवलोकन करना चाहिए, उसके स्थान पर बस पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता करना है, नहीं, यही तो नहीं है, इसके सिवाय नहीं, मतलब यही आपका सही है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन बढ़ाना। ठीक है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ाना। ठीक है, ये भी सही, लेकिन सिवाय इसके वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ये नहीं है, मतलब सिवाय इसके आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है। जैव भू रासायनिक चक्र ये क्या होता है, तो इसे हम पोषणी चक्र भी कहते हैं। जैसे किसी मतलब कि पदार्थ को बनने के लिए, जीव जंतु या कोई भी पेड़ पौधे हैं, उनको बनने के लिए कुछ मतलब कि एक चक्र बनता है, उससे मतलब रिलेट करके ही मतलब क्या होता है, पोषण मतलब कोई भी तत्व तो नष्ट नहीं होता, वो विद्वान रहता है, बस उसका पुनर्चक्रण होता रहता है। तो इसमें पूछा है कि अवसादी पूछा है, एक अवसादी प्रकार का होता है, एक होता है गैसीय प्रकार का। तो जो जैव भू रासायनिक होता है, इसमें जैसे तत्व देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन, इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब गैसीय प्रकार के जैव भू रासायनिक तत्व हैं। ठीक है, जबकि इसमें पूछा अवसादी में आपके जो आएंगे जो मिट्टी से रिलेटेड होंगे ना, मतलब अवसादी जो मिट्टी में पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, इसमें नहीं होगा, नाइट्रोजन आ गया, नहीं होगा, लेकिन आपका जो ऑप्शन डी है फास्फोरस एवं सल्फर, ये आपके अवसादी जैव भू रासायनिक प्रकार में आएगा। ठीक है, ये मिट्टी से संबंधित है, इसलिए इसमें आएंगे अवसादी प्रकार में, और ये आपके गैसीय भू रासायनिक है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी फास्फोरस एवं सल्फर है अवसादी प्रकार में। अगला प्रश्न देखते हैं, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है, साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि, मतलब समझिए, इसमें उसने प्रश्न तो पूछा है लेकिन उसका मतलब सही गलत के रूप में आकलन नहीं करना है, बस प्रश्न पूछ रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, सरिता ने आकलन के लिए विषय निष्ठता को कम करने के लिए तरीका अपनाया है, या फिर सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद मिलती है। ठीक है, आपका ऑप्शन यही सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं पूछा है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि इसमें तरीका मतलब बच्चों को पता लगाना है ना कि वो कैसे सीख रहे हैं और उनको आगे पढ़ाने के लिए हमको मदद भी मिलेगी, इसलिए हम प्रश्न पहले पूछेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं पूछा है उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये सही पॉइंट है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही पॉइंट है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करके खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही पॉइंट है। बस लेकिन पहला आपका यही पूछा है, उद्देश्य में नहीं आएगा। क्या पूछा है, मतलब क्या है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित। परिभाषाएं क्यों देंगे हम बच्चों को, ईवीएस में हम लोग को क्रियापलक हस्त ये सब सिखाना है ना, हस्तपरक
शिक्षा देनी है, सृजनात्मक बनाना है, जागरूक बनाना है, तो आपका ये सब सही है, लेकिन बस यही नहीं था सही, ऑप्शन पहला ही आपका सही होगा मतलब इसमें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। सबसे प्रभावशाली युक्ति पूछा है, क्या हो सकती है? कक्षा निर्देशन करना, ठीक है। फिर अगला है किस्से कहानियां, फिर है पाठ्य पुस्तक का पठन करना, फिर है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं चलेगी? नहीं। पाठ्य पुस्तक का पठन कर देंगे, हो जाएगा? नहीं। लेकिन आपका जो किस्से और कहानियां हैं इसमें बच्चे रुचि लेते हैं, ठीक है। तो आपका पर्यावरण अध्ययन को मतलब अच्छे तरह से प्रभावशाली बनाना है तो आप बच्चों को किस्से कहानियों के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? मतलब कि प्रकरण क्या मतलब थीम इसे कहते हैं, हिंदी में लिखा थीम, ठीक है। थीम और प्रकरण मतलब होता है उप थीम। तो मतलब कि थीम का उप थीम पूछा है, तो पहला जो आपका है परिवार और मित्र थीम, उसी में 4 उप थीम है, तो उसी में देखना है कौन सा उप थीम में आएगा। तो आपका परिवार और मित्र ये तो थीम है, भोजन भी थीम है, और हम चीज कैसे बनाते हैं ये भी आपकी थीम है। लेकिन जो जानवर आपका है, जानवर, ये आपका उप थीम है। क्या है? उप थीम है, इसे उप प्रकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कि आपका जो परिवार और मित्र में 4 उप थीम है, एक आपका जानवर हो जाएगा, फिर दूसरा आपका पौधा है, पेड़ पौधा, फिर उसके बाद आपका इसी में है संबंध है, उसके बाद आपका है कार्य एवं खेल है। ये 4 आपके इसमें उप थीम है। 4 आपके उप थीम है, किसमें है? परिवार और मित्र में, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? जानवर। जानवर क्या है? उप प्रकरण मतलब उप थीम है आपकी इसमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण पूछा है, क्या हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सही है। बच्चों के सदस्य समुदाय में रहेंगे, ठीक है, ये भी सही है। फिर है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। लेकिन जो डी देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषाएं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी ये कर जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। बच्चों का सक्रिय सदस्य बनना, सामुदायिक सदस्य बनना, फिर पाठ्य पुस्तक भी मदद करती हैं, लेकिन बस यही मतलब कि पाठ्य पुस्तक की परिभाषा व्याख्या नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए बी सी सही है आपका, ऑप्शन ए बी सी पहले में ही है, आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तरीका सबसे उपयुक्त रणनीति होगा, ठीक है। अगर बच्चों को संवेदनशील बनाना है पेड़ पौधों के प्रति, तो क्या कौन सा इसमें तरीका अपनाएंगे? एक शिक्षक है, उसके द्वारा देखते हैं क्या होगा। बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, पहले ही चाहिए। मतलब अगर बच्चों को हम एक पौधा दे देंगे, उसको मतलब उसको संभालने के लिए कि आप इसको लगाएंगे, इसको पानी देंगे, खाद पानी दे के इसको उगाएंगे, अच्छे से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सही रहेगा, संवेदनशील बनाएगा पेड़ पौधों के। अगर कक्षा में बहस आयोजित करेंगे, इससे नहीं होगा, वो समूह चर्चा करेंगे, नहीं होगा, पोस्टर बनाना नहीं होगा। लेकिन आपका पहला ही सही है, एक पौधों को देकर अपनाने के लिए कहना उसको। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब होता क्या है? मतलब कि जैसे कुछ दलहनी पौधे होते हैं जो मतलब कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं अपने पोषक तत्वों के रूप में, ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब दलहनी फसल जैसे चना मटर हो गए, अरहर हो गए, ये सब क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन इसके जड़ में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन पौधों के जड़ में छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया द्वारा ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो जड़ों में उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसमें जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है कैसे? बिजली चमकने से, हाँ, इससे भी होता है। और फिर स्थिरीकरण जीवाणु से, बैक्टीरिया द्वारा, बताएं अभी हम, चना मटर कुछ दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। और उर्वरक से, उर्वरक मतलब हम यूरिया, जो खाद होती है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, यूरिया ये सब डालते हैं ना, अमोनिया, ये सब आपके ऑल ऑफ दीज मतलब उपरोक्त सभी होंगे इसमें, बिजली चमकने से भी, स्थिरीकरण जीवाणु से भी और उर्वरक से भी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा होगी। मतलब एक अगर पीने के मतलब एकदम शुद्ध जल है, उसमें अगर पीने के लिए फ्लोराइड की मात्रा पूछी, उसमें रहनी चाहिए कितनी? 1 मिलीग्राम प्रति लीटर,
1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर, या फिर 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, या फिर 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर। इसमें जो आपका सही है, सबसे बढ़िया मतलब सही आंसर है आपका ऑप्शन सी है। क्या है? 1.5 मिलीग्राम, मतलब 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। एक लीटर में 1.5 मिलीग्राम अगर फ्लोराइड की मात्रा है तो वो पीने योग्य पानी सही है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में है आपके। जो पराबैंगनी किरण, जो सूर्य की पराबैंगनी किरण है उसको छान देती है। ठीक है, तो आपका इसमें जो उसकी मोटाई होती है उसको नापते किस में है? पीपीएम में नहीं, पीपीबी में नहीं, डेसिबल में नहीं, ध्वनि नापते हैं। लेकिन जो डाप्सन इकाई है इसी में आपका ओजोन परत का जो मोटाई होती है उसको नापते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, डाप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या। प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान, प्लास्टिक का अगर पुनः उपयोग कर रहे हैं तो उसके दौरान निकलने वाले सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होगा? ठीक है, तो हम अगर प्लास्टिक का प्रयोग पुनः चक्रण कर रहे हैं, फिर से उसको मतलब जला के कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसमें से एक जहरीली पदार्थ निकलेगी, बहुत खतरनाक होती है। अमोनिया है, कैडमियम है, या बेरियम है, या फिर डायोक्सिन है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन जो डी है डायोक्सिन, यही इस प्लास्टिक के पुनः उपयोग के लिए इसमें एक जहरीला पदार्थ यही निकलता है, डायोक्सिन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, डायोक्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? लार में, हमारे मनुष्य में लार जो बनता है वो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन है, लैक्टोज है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है। इसमें जो लार में पाया जाता है वो टाइलिन, आप पढ़े होंगे आप लोग, जो टाइलिन एंजाइम होता है वही हमारे लार में उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है। बाकी ये लैक्टोज दूध में पाया जाता है, और ये पेप्सिन ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन पाचन के लिए है, ये अग्नाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे आपके एक मंक थे, मतलब पादरी ऑस्ट्रिया के, तो इन्होंने एक शोध कार्य किए थे। ठीक है, इनको जेनेटिक्स फादर कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये मतलब किस पे रिसर्च किए थे? ड्रोसोफिला पर, या फिर चूहा पर, या फिर उद्यान मटर पर, मतलब गार्डन पी, या फिर ईस्ट पर। तो इन्होंने मटर पर, किस पे किए थे? उद्यान मटर पर। ठीक है, इन्होंने इस पे करीब 2000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाके इनको मतलब कि कुछ जीनोटाइप, जो फिनोटाइप हम लोग पढ़ते हैं अनुवांशिकता में, जेनेटिक्स में, वो इन्होंने बताया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी। उद्यान मटर, जो मटर थी उसी पर रिसर्च किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता। ठीक है, तो अग्नाशय जो हमारा है, अग्नाशय इसे पेनक्रियाज कहते हैं, और ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी दूसरी मतलब ग्रंथि होती है। पहली क्या होती है? यकृत है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते रहते हैं। ठीक है, इसमें आप कौन सा एक नहीं निकलेगा? देखते हैं ऑप्शन क्या है। रेनिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। तो इसमें आपका जो रेनिन है यही नहीं निकलता। ठीक है, बाकी ये सब आपके अग्नाशय रस से निकलते हैं। ठीक है, तो रेनिन जो है ये आपका कहाँ से निकलता है? ये अमाशय के जठर ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? ये प्रोटीन जो दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है उसका क्या करता है? परिवर्तन करता है। ठीक है, बाकी ये ट्रिप्सिन है आपका, ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन करता है ये ट्रिप्सिन। और लाइपेज क्या है? लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन। आपका इमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च का इमाइलेज, लाइपेज वसा करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन करता है, और जो ये पाया जाता है आपका रेनिन, ये अमाशय की जठर ग्रंथि में पाया जाता है, जो कि एक दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। यही आपका अग्नाशय रस में नहीं पाया जाता, बाकी ये सब पाए जाते हैं अग्नाशय रस में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राजस्थान में भी एक राज्य वृक्ष उनका घोषित किया गया है, तो आप इसमें बता सकते हैं क्या होगा? खिजड़ी है, पीपल है, नीम है, अमल ताश है। तो इसमें देखेंगे कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? खिजड़ी। इसी को वहाँ पे अपना राजकीय मतलब राजकीय वृक्ष बना दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, एक पक्षी है जो अपने मतलब घोंसले कहाँ बनाता है? कैक्टस पौधा, कैक्टस हो गया, कटीले पौधे हैं, या फिर मेहंदी के पेड़ पौधों के बीच में जाके अपना घोंसला बनाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखते हैं क्या है? शक्कर खोरा, बया, कलचेड़ी, फाख्ता। तो इसमें जो सही आंसर आपका क्या है? फाख्ता। जो फाख्ता पक्षी होता है ये अपने मतलब कि घोंसले को कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में बनाता है। ठीक है, शक्कर खोरा ये इसे सनबर्ड कहते हैं,
और ये मतलब कि अपना मतलब घोंसला कहाँ बनाता है, ऊपर डाल जो पेड़ होते हैं, कटीले पेड़ होते हैं ये भी, लेकिन उनकी टहनियों पर लटकता हुआ लालटेन की तरह बनाते हैं, ठीक है। कलचेड़ी अपना पत्थर और चट्टानों के बीच मतलब अपना पत्थर और चट्टानों के बीच में ही बनाते हैं। ऑप्शन आपका फाख्ता यही सही है, ऑप्शन 4, कैक्टस पौधों के बीच में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन वेट लिफ्टर है, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कड़म मलेश्वरी। इसमें जो आपका सही है वेट लिफ्टर, ठीक है, भारोत्तोलक जिसे कहते हैं, उठाने वाले जो होते हैं, ऑप्शन 4 कड़म मलेश्वरी, यही आपके ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, और इन्होंने 2000 में कहाँ, सिडनी आपके वहाँ पे कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और सूर्यमणि ये आपके वहाँ के हैं, झारखंड की ये मतलब कि आदिवासी महिला थी। इन्होंने मतलब अपनी शिक्षा के लिए स्कूल गए, फिर उसके बाद बीए भी किए हैं, और वहाँ के बच्चों को थोड़ा पढ़ाती भी थी, इसलिए इनका चर्चे में थी ये। बछेंद्री पाल आपके पर्वतारोही हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने वाली 5वीं, विश्व में पहली नहीं, विश्व में 5वीं महिला है। सुनीता विलियम्स आपकी क्या है, अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने मतलब कि ये तो विश्व में भारत मूल की दूसरी है, पहली कौन थी, कल्पना चावला। तो इन्होंने अपने मतलब एक रिकॉर्ड बनाया है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा समय तक मतलब कि 16-17 दिन वहाँ पर रुकी थी अंतरिक्ष में, उसके बाद वहाँ पे एक मतलब मैराथन दौड़ ली थी अंतरिक्ष में, तो इसलिए अपना रिकॉर्ड बनाई है। ये आपके अंतरिक्ष यात्री हैं। बाकी वेट लिफ्टर पूछा है, कड़म मलेश्वरी आपका सही है, ऑप्शन 4 कड़म मलेश्वरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस पूछा है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सभी है। तो इसमें आपके जो जितने ऑप्शन है सभी सही हैं। ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, मीथेन भी होते हैं, ठीक है। और आपके CFC जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी होते हैं, ठीक है। आपके सभी सही हैं, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, देखने की क्षमता पूछा है। वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। हम मनुष्यों से 4 गुना ज्यादा दूर तक ये लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो कौन से होंगे ये लोग, बाघ, तेंदुआ, सांड नहीं, सांप, रेशम कीट, छिपकली नहीं, चील, गरुड़, गिद्ध, ये आपके सही हैं। चील है, गरुड़ है, गिद्ध है, आपका ये तीसरा सही है, ठीक है। मधुमक्खी, मच्छर नहीं, ठीक है। आपका चील, गरुड़ ये सब हम लोग से कितना 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति पूछा है। बिहार के सापेक्ष पूछा है किसकी, जम्मू कश्मीर की और गोवा की स्थिति पूछा है, ठीक है। तो इसमें हम मैप लाए हैं, इस मैप से हम लोग देख लेंगे कहाँ पे कौन सी स्थिति सबकी है, ठीक है। तो हमको पहले देखना कहाँ है, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की। तो बिहार कहाँ है, बिहार देखें यहाँ पे है बिहार, ये आपका बिहार है, ठीक है। यहाँ पे बिहार है, बिहार से हमको जम्मू कश्मीर की सापेक्ष स्थिति देखनी है। जम्मू कश्मीर कहाँ है, ऊपर यहाँ पे देखिए, ये जम्मू कश्मीर है। तो इसके सापेक्ष स्थिति जहां से पूछा जाए वहां बड़ा प्लस बनाइए आप, और क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, और इस साइड क्या है, पश्चिम है, उधर पूरा है, नीचे दक्षिण है। तो आपका उत्तर पश्चिम में जा रहा है, तिरछा एक लाइन मारेंगे तो बीचों बीच जा रहा है, मतलब कि तिरछा। तो ये आपका उत्तर और पश्चिम में इसकी दिशा बन रही है, किसकी, आपकी जम्मू कश्मीर की। उत्तर पश्चिम देखिए कहाँ है ऑप्शन में, उत्तर पश्चिम मिलेगा लास्ट मतलब चौथे में, यही सही है, ठीक है। अभी और देखना है, अभी गोवा की स्थिति देखना है, गोवा की स्थिति देखते हैं, गोवा कहाँ है। तो आपका इसी बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति देखना है। गोवा कहाँ है आपका, यहाँ नीचे समुद्र तटीय है, अरब सागर के तट पे स्थित है। तो इसके सापेक्ष जब लाइन बनाएंगे, सीधा खींचेंगे, तो ये आपका आएगा नीचे, इधर पश्चिम है और नीचे क्या है, दक्षिण है, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम की स्थिति बन रही है, किसकी, गोवा की। तो ऑप्शन में देख लीजिए लिखा भी है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ऑप्शन आपका चौथा ही सही है, ऑप्शन चौथा सही है, ऑप्शन 4, ठीक है। ये आपका एग्जाम में एक प्रश्न आता है जरूर, इसमें इसको आप लोग देख के जाएंगे मैप वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ, नारियल डली मतलब नारियल तेल में, करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन हो सकता है, ठीक है। एक मतलब कि डिश है, खाने का व्यंजन पूछा है कि जो टेपियोका होता है नारियल के तेल में बनी हुई, तो कहाँ खाते हैं सब लोग, तमिलनाडु के लोग, केरल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, या फिर बिहार के लोग। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 2 है, क्या है, केरल। केरल में नारियल पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे टेपियोका एक मतलब जमीन में उगने वाला शकरकंद की तरह होता है व्यंजन, फिर इसको क्या करते हैं, पका के अपना बना के अच्छे से खाते हैं सब लोग। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही है, केरल के लोग हैं, ठीक है, टेपियोका। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से कब चली है, 19:45 पे,
और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंच गई है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी दिया है और फिर इसके बाद औसत चाल पूछा है। ठीक है, तो इसमें बस कैलकुलेशन करना है, कुछ है नहीं। चलिए आई प्लस समय निकालते हैं, समय नहीं दिया है हमको, तो समय निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चाल का सूत्र लगा के अपना निकालेंगे। तो इसमें पहले समय निकालते हैं, क्या है पहले देखिए, 29 नवंबर को चला है, कब कितने बजे, 19:50 पे, तो इसमें कितना 24 घंटे में कम है, इसको घटा लेंगे। इसको घटाएंगे, आपका आएगा 4 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 29 तारीख में। फिर उसके बाद 30 नवंबर को भी चलेगा, फिर 1 दिसंबर को पहुंचेगा। तो 30 नवंबर क्या है, 30 नवंबर पूरा 24 घंटा चला है ट्रेन, इसमें 24 ऐड कर लेंगे, 24 ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर अगले दिन 1 दिसंबर को भी चला है, 1 दिसंबर को भी चला है कितना, 11:45 पे, फिर 11 घंटा 45 मिनट इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, 45 मिनट इसको भी ऐड करेंगे, तो आपका टोटल हो जाएगा 0 0 4 4 8 10 के 0 हासिल 1 का 2 3 1 4 40 घंटा टोटल समय कितना मिला हमको, 40 घंटा। ठीक है, अब बस सूत्र पे रखेंगे हम लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसमें हमको दूरी देखिए दिया है पहले से, कितना दिया है, 2120 किलोमीटर, 2120 किलोमीटर दिया है। इसको रखेंगे 2120 ऊपर, और नीचे कितना रखेंगे, समय हमको मिला है कितना, 40 घंटा, 40 नीचे रखेंगे। 1 0 0 कट गया, इसे काटिए 4 4 25 20। ठीक है, 1 2 मतलब 12 बचा, 4 3 12 53 आया। आपका जो 53 आया, 53 घंटा, यही किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी औसत चाल रहेगी 53। देखिए ऑप्शन में है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा आपका सही है, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपका ये कैलकुलेशन सवाल था। ठीक है, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। आज के आखिरी प्रश्न था। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ये सब जरूर करते रहिए। ठीक है, और हमारे साथ देने के लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।